चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 भी एचआरएम का ही मॉड्यूल है बेसिकली। उसी मॉड्यूल को हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत कॉमन होता है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनसे इंडिविजुअली काम करवाने की बजाय हम उनसे एज अ ग्रुप काम करवाते हैं। अब ग्रुप्स फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इसलिए बनते हैं ताकि वो कोई टास्क वगैरह अचीव कर सकें, तो उनको हम टीम्स कहते हैं बेसिकली। तो अगर आपने ग्रुप बनाया है या कोई टीम बनाई है, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप है या इनफॉर्मल ग्रुप है, उसमें आपको इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो हम एम्प्लॉय को बेसिकली कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ग्रुप एंड टीम्स कैसे बना सकते हैं, और टीम्स में डिफरेंट रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हम इस चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर है इंडिविजुअल्स। अब मैनेजर जब देखते हैं कि जितने इंडिविजुअल हैं उनको हमने मोटिवेट करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका मोटिवेट करने का बेसिकली क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय को आपने कैसे मोटिवेट करना है। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट मोटिवेशन जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि हम उसको बोनस दे सकते हैं या पे इंक्रीमेंट दे सकते हैं, या हम उनको नॉन फाइनेंशियल बोनस भी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ऑफर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, जैसे हम एम्प्लॉय को कोई हॉलीडेज पैकेज ऑफर कर दें लेट्स से, या हम उसको प्रमोशन दे दें फॉर एग्जांपल, या हम उसको कोई ऐसा टास्क दे दें जो उसको करना पसंद हो एंड सो ऑन। अब ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की। अब हर एम्प्लॉय जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी मोटिवेट हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय को जब भी आपने मोटिवेट करना है तो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देयर आर थ्री वेरिएबल्स इन मोटिवेशन। पहला है परसेप्शन। परसेप्शन का क्या मतलब है बेसिकली? परसेप्शन का मतलब है मैन सी व्हाट ही वांट्स टू सी, सिंपल इज दैट। परसेप्शन का मतलब है मैन सी व्हाट ही वांट्स टू सी। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे किसी एम्प्लॉय को, अगर वो इसको परसीव करेगा कि ये उसके लिए वर्दी है, ये वो डिज़र्व भी करता है, और ये उसकी लाइफ में कोई बेटरमेंट लेके आएगा और उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा, अगर वो उसको ऐसे परसीव करेगा तो तभी वो मोटिवेट होगा। अक्सर ऐसे होता है कि आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे होते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो रहे होते क्योंकि वो उस रिवॉर्ड को अच्छा परसीव नहीं कर रहे होते। उनको लगता है ये रिवॉर्ड तो है बट ये हमारी लाइफ में या हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। सो परसेप्शन का सिंपल मतलब ये है कि मैन सी व्हाट ही वांट्स टू सी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है कि एक एम्प्लॉय जो है उसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेड्स हैं या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका इंटेग्रिटी लेवल क्या है, उसका ऑनेस्टी लेवल क्या है एंड सो ऑन। वो कैसा फील करता है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं और उसके इमोशंस कैसे हैं। ये सारे को मिला के बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी है। और हमेशा याद रखना है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी भी दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। तो जब यही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले एम्प्लॉयज़ जब एक ग्रुप में आके मिलजुल के काम करते हैं तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वहाँ पे सिनर्जी भी अचीव होती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और डिफरेंट थ्रेट्स भी होते हैं।
इसके बाद है एटीट्यूड। बेसिकली एटीट्यूड का क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा या किस किस्म का वो रिस्पॉन्स देगा, या वो किन बातों के लिए उसको स्टैंड लेना पसंद है, ये उसका एटीट्यूड बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, और अगर कोई सिचुएशन में उसको डाला जाए तो वो सिचुएशन में अक्सर चीज़ों के लिए वो स्टैंड लेगा और अक्सर चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो ओवरऑल इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। अब इशू ये है कि जब यही इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में या टीम्स में आते हैं तो उनकी परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। परसेप्शन को आप प्री कॉन्सेप्शंस भी कह सकते हैं। पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? के बाद है नेक्स्ट। अब बात करते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? अ ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज टू बी अ ग्रुप। ग्रुप होते हैं जहाँ पर कुछ लोग मिल के साथ आ जाते हैं, लेकिन वो क्राउड नहीं होता। ग्रुप में और क्राउड में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी फर्क होता है। क्राउड बेसिकली 10-15 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, तो उसको हम क्राउड कहते हैं। बट ग्रुप क्या होता है कि कुछ लोग एक जगह पे जमा हो गए और उनका कोई पर्पस है, उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, वो खुद को एक ग्रुप का पार्ट समझ रहे हैं, तो उसी को हम सिर्फ ग्रुप कहेंगे। सो अ ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज टू बी अ ग्रुप, कि उन लोगों को पता है कि हम एक ग्रुप में हैं, हम सबका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको पता होता है कि हम इस ग्रुप का पार्ट हैं, और उनकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ग्रुप बनाया और उसमें जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबने एक ही किस्म का यूनिफॉर्म पहनना है, तो वो क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? ताकि उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आए। सेकेंड, लॉयल्टी टू द ग्रुप। क्राउड में जिसका दिल करे वो इन होगा, जिसका दिल करे वो आउट होगा, उसमें कोई लॉयल्टी नहीं होगी। ग्रुप में क्या होता है कि एक हद तक, एक लेवल तक कमिटमेंट होती है दूसरे की तरफ या ग्रुप के ऑब्जेक्टिव की तरफ, ये लॉयल्टी होती है। ग्रुप मेंबर्स को पता होता है कि कौन इस वक्त ग्रुप में है और कौन इस वक्त आउट ऑफ ग्रुप है। एंड पर्पस एंड लीडरशिप, इसमें प्रॉपर एक लीडर होता है या कुछ लीडर्स होते हैं और जिन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए होते हैं, और वो ग्रुप मेंबर्स मिलके उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं क्राउड में नहीं होते। क्राउड में लोग जमा हो गए, जैसे आप कॉन्सर्ट देखने गए फॉर एग्जांपल, तो पूरे एक ऑडियंस के क्राउड जमा है फॉर एग्जांपल, तो उसको आप ग्रुप नहीं कह सकते। उनका कोई लीडर नहीं है वहाँ पे, उनमें लॉयल्टी नहीं है, वो आपस में फ्रेंड्स नहीं है, वो आपस में कोलीग्स नहीं है, उनमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, तो वो एक सिर्फ एक क्राउड होगा, वो ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद है ग्रुप कंट्रीब्यूशन। अब ग्रुप का फायदा क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? सिनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2+2 5 हो जाता है। वही दो बंदे अगर इंडिविजुअली काम करेंगे तो वो कम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जब वो ग्रुप में मिलके प्रोडक्शन करेंगे, टास्क को डिवाइड करके करेंगे, तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंटली काम होगा। ज़्यादा लोग ग्रुप में होंगे तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, डिफरेंट नॉलेज होंगी, डिफरेंट एक्सपर्टीज होंगी, वो सब अपने ग्रुप में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली उससे ग्रुप का जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा। ग्रुप के अच्छा, तो ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब इंडिविजुअल लोग मिल के काम करते हैं तो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा कमिटेड ना हो, इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा लॉयल ना हो अपने टास्क के साथ। लेकिन जब वो एक ग्रुप में आके काम करना शुरू करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, तो उनमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। उनको पता होता है कि हमने दूसरे बंदे को लेट डाउन नहीं करना, हमने इसलिए काम करना है कि दूसरा बंदा हमें क्वेश्चन ना कर ले, हमारी इंटेग्रिटी पे सवाल ना उठा दे। तो हर बंदा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स। तो एक सिनर्जी हो गया, जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। और डायनामिक्स में ये होता है कि दोनों जो दो लोग ग्रुप में होते हैं उनकी कमिटमेंट ज़्यादा हो जाती है, उनकी लॉयल्टी ज़्यादा हो जाती है, वो एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करना चाहते, तो इसीलिए वो ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं अपने टास्क के ऑब्जेक्टिव के साथ। इसीलिए बहुत कॉमन होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर ग्रुप स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अकेले बैठ के अगर आपको पढ़ना हो फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स, तो वो ज़रा मुश्किल लगता है, वो बोरिंग भी हो जाता है।
लेकिन जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि 2-3 दोस्तों ने मिलके डेली एक चैप्टर पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो जिस दिन आपका दिल नहीं भी कर रहा होगा उस दिन भी आप ज़रूर पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो 2 दोस्त हैं वो पढ़ने आ रहे हैं, तो जब वो पढ़ेंगे चैप्टर तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आप पीछे रह जाओगे, आप ग्रुप का हिस्सा नहीं रहोगे, तो इसीलिए आपको भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपका दिल नहीं भी कर रहा होगा तो आप पढ़ने बैठ जाते हो। यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली ग्रुप स्टडी का भी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। ग्रुप्स जो हैं वो इनफॉर्मल भी होते हैं और ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्मल भी होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे कोई फ्रेंड्स का स्टडी ग्रुप है फॉर एग्जांपल, जहाँ वो साथ मिलके पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई और ऐसा ग्रुप है जैसे कोई खवातीन की किटी पार्टी है फॉर एग्जांपल, वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स टीम है, वो भी एक ग्रुप हो सकता है। फॉर्मल क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए जब एक ग्रुप बनता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर, तो उसको बेसिकली हम एक फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। अब फॉर्मल ग्रुप में बेसिकली हम उसको नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं टीम। फॉर्मल ग्रुप्स आर बेसिकली कॉल्ड टीम्स। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद है, अब यहाँ पर उन्होंने इस टेबल में कंपैरिजन किया हुआ है कि इंडिविजुअल अगर कंट्रीब्यूट करेगा या ग्रुप कंट्रीब्यूशन, तो किसका क्या डिफरेंस आएगा बेसिकली। क्यों इंडिविजुअल काम करना इतना बेस्ट नहीं होता और ग्रुप में काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल अ सेट ऑफ स्किल्स। एक इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसके पास लिमिटेड स्किल्स ही होंगे। वो या तो फाइनेंस का प्रोफेशनल होगा या ऑपरेशंस का होगा या मार्केटिंग का होगा, उसके पास लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स होंगे। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में मिक्स ऑफ स्किल्स आ जाते हैं। 10 बंदे हैं ग्रुप में, हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी है, वो अपनी स्पेशलिटी को साथ लेके आ रहा है ग्रुप में, तो ऑब्वियसली एक पूल क्रिएट हो जाएगा स्किल्स का। अब उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस बंदे को काम आता है वो आगे बढ़ के वो काम कर लेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजर। इंडिविजुअल में क्या होता है बेसिकली, जो टास्क होते हैं, ये जो टारगेट्स होते हैं वो मैनेजर सेट करते हैं और इंडिविजुअल ने उसको अचीव करना होता है। लेकिन टीम्स में ये होता है कि टीम्स अपने टास्क या अपने काम कैसे करना है, कितना काम करना है, कौन से टारगेट को कब अचीव करना है, ये टीम्स बेसिकली खुद डिसाइड करती हैं। तो उसके लिए फिर आपको मैनेजर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। बट कुछ टीम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें मैनेजर जो है वो इंडिविजुअल की तरह ही टास्क सेट करके दे रहा होता है, बट मेजॉरिटी टीम्स ऐसी होती हैं जो अपने टास्क खुद सेट करती हैं। इसके बाद है अ पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंडिविजुअल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही होगा, ठीक है, वो अपनी ही परसेप्शन से सोचेगा, अपनी ही थिंकिंग से सोचेगा। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आते हैं ग्रुप्स में, तो वहाँ नंबर ऑफ पीपल आते हैं। अब हर बंदे की जो कल्चरल बैकग्राउंड है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है या उसका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है, तो वो अपना अपना ओपिनियन देगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ओपिनियंस हमें मिल जाएंगे जब ग्रुप में काम करेंगे, और ऑब्वियसली फिर उसमें सबसे बेस्ट वाला जो है ओपिनियन वो हम टेक अप कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो अगर किसी चीज़ पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है, इतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं कि उसमें डिस्कशन हो के सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ही सेलेक्ट हो पाता है। इसके बाद क्रिएटिव आइडियाज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एक्सपर्टीज। अब जितने भी आइडियाज़ होंगे वो एक बंदे तक लिमिटेड होंगे, बट ग्रुप में क्या होगा, क्रिएटिव आइडियाज अराइजिंग फ्रॉम न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब वहां पर डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे ग्रुप में, तो डिफरेंट किस्म के आइडियाज भी जनरेट होंगे। वो जो ग्रुप एक आइडिया सोचेगा, उस तरह का आइडिया कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं सोच सकता, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्किल सेट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट नॉलेज लेवल है, सब मिलके एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद है कांट बी इन टू प्लेसेस एट वंस। एक पर्सन जो है वो 10 जगहों पे नहीं हो सकता, उसकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी ही होती है। लेकिन जब आप टीम में या आप ग्रुप में काम करते हो और आपने अगर 10 जगहों को भी कवर करना है, तो कुछ लोग एक जगह पे चले जाएंगे, कुछ दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो काम 10 घंटे में होना होता है वो 2 घंटे में भी हो जाता है। इसके बाद है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल जब अकेला बैठ के सोच रहा है कोई चीज़ या काम कर रहा है, तो अपना काम रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैं काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा हूँ, उसमें कोई गलती नहीं है, मैं अपने काम को क्या रिव्यू करूँ। इसको अक्सर ऑडिटिंग की ज़बान में सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी कहते हैं, कि आप अपना काम खुद कर रहे हो तो आपको पता है कि मैंने बहुत दिल से काम किया, तो इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। या अगर आपको लगता है कि गलती है भी, तो आपको चेक करने का दिल नहीं करता।
लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो दो बंदे उसको चेक भी कर रहे हैं, तो साथ साथ काम होता जाता है, साथ साथ रिव्यू होता जाता है, उसमें कोई गलतियाँ निकलती हैं तो उसकी करेक्शंस भी होती जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ग्रुप में काम करने के। अगर इंडिविजुअल में आप क्या काम, अगर अकेले में काम कर रहे हो तो उसके क्या नुकसान हैं, और ग्रुप में काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है?